हमारे जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है, साथ ही साथ हमारे जीवन में हम जो प्रगति करते हैं उसका क्या महत्व है, हमें किस सीमा तक अपनी इस प्रकृति का साथ देना चाहिए। आज इस पूरी बातचीत पर हम बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं राजस्थान के एक गांव में, और जहां पर प्रकृति के साथ और प्रकृति को सुधारने के लिए, इसके महत्व को बताने के लिए काफी बड़े लेवल पर काम हो रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस खास कार्यक्रम में कान सिंह निर्वाण जी, जो बीते लंबे वर्षों पे इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस मिट्टी को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये इनका जो स्थल है, यहाँ पर ये लोगों को प्रेरणा देते हैं जिससे कि लोग सशक्त हो पाएं, अच्छी मेहनत के साथ में इस देश की माटी के लिए कुछ कर पाएं। तो आज इसी चर्चा पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमें आखिर तरक्की किस दिशा में करनी चाहिए, और असल मायने में जो हमारी तरक्की जिसको हम कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं, विकास जिसको कहते हैं, वो है क्या, उसकी असली परिभाषा क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत शानदार विषय को लिया है। आज के समय में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो इसी विषय को है। पूरे मनुष्य जाति भ्रमित हो चुकी है और रात और दिन अपनी उत्पत्ति को नष्ट करने में लगी हुई है। तो इस उत्पत्ति को बचाने के लिए यदि अब हम नहीं जागेंगे, मेरे देश और दुनिया के तमाम लोगों से एक अपील है, जो जिंदा और जागता समझते हैं अपने आप को, उनको जागना ही पड़ेगा। व्यक्ति का निर्माण किसी जाति, पंथ और देश की सीमाओं से नहीं हुआ है। इसका निर्माण सिर्फ पंचतत्व से हुआ है और पूरे ब्रह्मांड की कोई भी जाति अपनी उत्पत्ति को नष्ट नहीं कर रही है। केवल मनुष्य जाति अपनी उत्पत्ति को रात और दिन नष्ट कर रही है। आधुनिक विज्ञान ने कहना शुरू कर दिया कि आने वाले समय में हम नहीं चेते, अपनी जड़ों की ओर नहीं लौटे, तो मनुष्य जाति नहीं, पूरी सृष्टि का विनाश जो है तांडव नृत्य कर रहा है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, शिक्षा में आज ताजुब देखिए। आप पीएचडी करने वाले विद्यार्थी के पास चले जाएं, चाहे यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के पास चले जाएं, इस देश के 99% लोग अपनी उत्पत्ति को नहीं बता पा रहे हैं। और उत्पत्ति के बारे में कुछ साधारण रूप से पंचतत्व की बात भी कर लेता है, तो कौन से पंचतत्व में से कौन सा तत्व निकला और कौन से तत्व का क्या नुकसान हो रहा है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ये 99.9% इस देश की आबादी नहीं जानती है। इससे बड़ी अज्ञानता, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये उल्टे सीधे धर्म, ये पंथों के ठेकेदार जो जातियों ने धर्म बनाया ना, ये धर्म नहीं है, ये टोटल के टोटल पंथ बने हुए हैं और पंथ इन दुकानदारों ने बनाई है। ये लड़ने झगड़ने की बातें तो सिखा देते हैं, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताते, क्योंकि उत्पत्ति एक विज्ञान है और विज्ञान के बारे में बताने से इनकी रोंगटे खड़े होते हैं। इसलिए आप जैसे जो समाज में अच्छे काम करने वाले चैनल हैं, वो जिंदे जागते लोग, वो सब मिलकर के अब पूरी तरह से इस विषय पे काम करना ही पड़ेगा। पंच तत्व से पूरी सृष्टि की रचयिता होगी और पंच तत्व को बचाने में सबसे बड़ा कोई योगदान है तो वो देसी गाय का है। हमें ये विषय को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा जी। अब आज देखिए आप कि हमारे यहाँ जल, पानी, नीर जैसे एक है, वैसे ही धरती, गाय, प्रकृति तीनों एक है। तीनों को समझना पड़ेगा। और आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी एक बहुत शानदार बात कहते हैं और उनका मानना भी है, मैं उस विषय में उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, कि वो कहते हैं कि भारत को सिरमौर बनाने के जो है वो 3 तरीके हैं और मैं इन तीनों विषय पे काम कर रहा हूँ। पहला है कि आप आयुर्वेद से इस देश को महान बना सकते हो। दूसरा जो है, इस देश को आप शिक्षा से, इस सदैव दुनिया के शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है और ये किताबी शिक्षा नहीं होगी, ये ABCD और कैखे घड़ी वाली शिक्षा नहीं चलेगी, ये तो रट विद्या वाली शिक्षा है। जो हमारी मूल परंपराओं की जो शिक्षा है, 64 कला, 14 विद्या, अनेक भाषाएं, वो जब सम्मिलित होंगी तब ये देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। और चौथा विषय है, तीसरा विषय जो है वो कृषि है। आज मेरे समझ में नहीं आया, इस विकट काल में भी ये सरकारें, ये काले अंग्रेज समझ क्यों नहीं रहे हैं। आज दुनिया की तरफ ये मुख मतलब क्यों आशा की जो है किरणें जगा रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं है। ये देश चराचर से, जब से मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के पिछले 70 साल को निकाल दें, ये देश केवल कृषि से महान बना है। आज भी कृषि से महान ये देश दुनिया का सिरमौर बन सकता है। आप मुझे बताइए, पहले के कालखंड में कभी कोई राजा जो गांव में कुटीर उद्योग थे उनसे टैक्स लेता था क्या? 1 रुपया कोई टैक्स नहीं था। केवल जमीन से कर लिया जाता था और जमीन को किसान बोता था, वो राजा को भी कर देता था और गांव के सब हुनरमंद लोगों का पेट भी भरता था।
सबको अपने अपने हिसाब से, उनके पेटे के हिसाब से सबको दिया जाता था। फिर जो बचता था वो अपने बच्चों के लिए लेता था। और इतिहास साक्षी और गवाह है, जिस राजा के राज में किसान की माली हालत श्रेष्ठ होती थी, वो राजा स्वतः ही श्रेष्ठ और महान हो जाता था। जी ये देश को आज भी समझना पड़ेगा। जी। और इस धरती को महान किसान बनेगा, महान धरती से, और धरती को महान बनाएगी गाय। और गाय, इस देश को समझना है ना आपको, भारत को, जी तो सर भारत को गांव का देश कहा जाता है, और गांव बना ही गाय से है। लेकिन जहां आपने बात तो इतनी सुंदर सुंदर करी, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम बात करते हैं देसी गाय की, खेती की बात करते हैं, तो अक्सर किसान, हम जब भी किसान का नाम लेते हैं या किसान का जो एक रोल मॉडल खड़ा कर दिया गया है, किसान परेशान, बदहाल और कर्ज में डूबा हुआ और आत्महत्या करता हुआ किसान, ये नज़र आता है हमको। तो एक किसान कैसे खेती की तरफ जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम जो बड़े लेवल पर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं किसान, चौकीदारी की नौकरी करना पसंद कर रहे हैं, अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाह रहे। तो क्या लगता है, मतलब ये बातें केवल सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखा बहुत जाए। सुंदर बात पूछी आपने। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये जो जितनी बातें अज्ञानता फैला रहे हैं ना, वो अनपढ़ लोग फैला रहे हैं। आप भारत की हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो किसी भी कालखंड में एक मात्र किसान ऐसा व्यवसाय रहा है जो कभी राजा के दर पे भीख मांगने नहीं गया, राजा को सदैव हर परिस्थिति में देता रहा है। वो आज 70 सालों में क्या हुआ, जो अनाथ हो गया, जो भीख मांग रहा है, पेट नहीं भर रहा है। इसके दो कारण मैं आपको बहुत क्लियर समझा दूँ। हम इतिहास में जाएंगे तो हमारे पूर्वजों ने, बहुत दार्शनिकों ने ये बात कही है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, भीख नहीं मांगना। और भीख मांगना सबसे गया गुजरा काम माना गया हमारे। तो उत्तम खेती क्यों? इसकी श्रेष्ठता ये है कि किसान जब खेत में बिचौलिया बीज भर के धरती पे बीजना शुरू करता था, तो भगवान और एक धरती से प्रार्थना करता था कि तू मुझे कीड़ी मकोड़ी के भाग का देना, पशु पक्षी के भाग का देना, गाय और अतिथि के भाग का देना, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का भला करना, और फिर अला बला को टाल देना और मेरा काम कर देना। अपने बच्चों का अपना नाम तक नहीं लेता था। उस किसान को इन षड्यंत्रकारियों ने जो है इतना बड़ा स्वार्थी बना दिया कि आज दवाई की दुकान पे दवाई वाले से कहता है कि ऐसा जहर दे दे जो देखते ही मर जाए, खाते ही मर जाए, सूंघते ही मर जाए। क्यों? जो मारना जानता ही नहीं था, कीड़ी को मारने की कल्पना करना तक पाप समझता था, उसको गोची बना दिया। और गोची आदमी कभी सुखी रह सकता है? कभी संतुष्ट रह सकता है? तो इन षड्यंत्रकारियों ने, षड्यंत्र सरकारों ने किसान को पूरी रूप से बर्बाद करने के लिए उसको गोची बना दिया। उससे अनगिनत, आज आपके घर में 1 किलो अनाज आता है ना, तो उसमें 1 करोड़ जीव मर के आते हैं। आप अपने आप को शाकाहारी कहते हैं, है नहीं आप। लेकिन ये कहा गया, बीते दिनों हमने देखा कि बीते वर्षों में अगर केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया तो उसके पीछे का कारण ये था कि प्रोडक्शन कम होता था और किसान जो है मजबूर था, अकाल की स्थिति थी। इस कारण से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तमाम यूरिया, पेस्टिसाइड्स इनका प्रयोग किया गया, हाइब्रिड बीज आए। तो उसका एकमात्र कारण ये बताया गया कि पॉपुलेशन बढ़ी देश में, अकाल की स्थिति बनी, इस कारण से तमाम तरीके की दवाइयाँ, तमाम तरीके के बीज आए। और लेकिन आज भी पूर्ति नहीं पड़ रही है, तमाम तरीके के फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं और रेट भी किसान को मतलब उस हिसाब से नहीं मिल रहा। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन अब भी प्रोडक्शन का कमी है। बहुत बहुत अच्छी बात है आपने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये सब परिस्थितियाँ होने के बाद इन्होंने एक आडंबर, एक होवा खड़ा किया। मैं आप तमाम देश के बुद्धिजीवियों को अपील करता हूँ, इतिहासविज्ञों की बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि भारत के किसी भी कालखंड में, किसी भी सभ्यता में ये वेटनरी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे ही नहीं, कभी नहीं थे। कृषि तो अपने आप में विज्ञान था। इन दोनों विषयों का विशेषज्ञ इस देश का किसान था, जिनका षड्यंत्र करके उसको अनपढ़ और गंवार घोषित कर दिया। आज भी बोलते हैं कि अनपढ़ किसान है। और जिन्होंने 4 किताबें रटी, दूसरों की लिखी हुई, और रटने में नकल में कोई बेसिक अंतर नहीं है। वो 4 किताबें पास करते ही वो दूसरे दिन साइंटिस्ट बन गए। जो पौधों से संवाद करता है, जमीन से बात करता है और नेचर से उसकी सीधा जुड़ाव है, वो अनपढ़ और गंवार है। और जो 4 किताबें रट के आया, नकल करके आया, पास हो गया, वो साइंटिस्ट हो गया। वो लैब में बैठा है, वो पौधे की गतिविधियों को देख रहा है, वहीं से पतन शुरू हो गया। अब ये बात करते हैं
कि ये नहीं होते तो भूखे मर जाते। ये इन्होंने सब इकट्ठा होकर के खरबों रुपए खर्च करके क्या भारत को आज भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना सके हैं? अब इनकी वो जगत जननी धरती जो है वो बांझ होनी शुरू। इनकी बड़ी उपलब्धि है कि देश की अधिकांश भूमि को बांझ बनाने में लगे हुए हैं। धरती बांझ हो रही है और इस बांझ को रोकने का इनके पास कोई उपाय नहीं है। और उससे भी बड़ी बात मैं इनकी उपलब्धि बता दूं मैं आपको, इस खाद्यान्नों के भंडार से जिन्होंने अपराध किया है वो देश की जनता को नपुंसक बना रहे हैं। देश की जनता को जो है हॉस्पिटलों का भंडार बना रहे हैं। तमाम तरीके की बीमारियां आ रही हैं। ये सब देन इसी की है, इस आधुनिक कृषि विज्ञान की देन है। अब इनके पास में सरकारें कह रही हैं कि तुम उत्पादन बढ़ाओ। इनकी उत्पादन बढ़ाने की सीमा ऊपर तक आ गई है। अब इनके बाप के भी हाथ में नहीं है। अब इनके उत्पादन निरंतर गिरता चला जाएगा और धरती बांझ होती चली जाएगी। सॉल्यूशन क्या है? अगर Solution कांसी बताता हूँ। निर्वाण जी के पास अगर हम हैं, हाँ। यहाँ पर इतनी शांति हमको मिल रही है, इतना सुकून मिल रहा है आपके साथ बातचीत करके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो अब सकता है? सरकारें इनसे कह रही है कि तुम क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी सुधारो। आधुनिक विज्ञान के पास क्वालिटी सुधारने का कोई स्रोत ही नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। उनको यदि क्वालिटी सुधारनी है, नपुंसकता को दूर करना है और देश के जवानों में पौरुष भरना है और देश के लोगों को रोग मुक्त रखना है, तो एक ही उपाय है, हम जैसे जो पागल इस देश में किसान खेती कर रहे हैं जी। उनके पास आना ही पड़ेगा, गाय की शरण में जाना ही पड़ेगा और नेचर का सम्मान करना ही पड़ेगा। ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इतना बड़ा होवा और आडंबर खड़ा किया गया है। एक पौधा पूरी जीवन में 87% खुराक बिना किसी मानवीय सहायता के लेता है, 87%। उसके लिए ये अपराध कर रहे हैं। तो जो इस तरह की बातें जो हैं वो सब बातें इनको नहीं करनी चाहिए। केवल जो है 1.5% खुराक पौधा जमीन से लेता है, केवल 1.5%। 98.5% तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। 87% पानी ले रहे हैं और 98.5% पूरा क्लाइमेट से फ्री में ले रहे हैं। तो इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि सब कुछ जड़ में डाल दो। ये अपराध है। ये दो भ्रांतियां इन्होंने फैला रखी है कि पौधा पानी जड़ से लेता है, पौधा पानी जड़ से नहीं लेता, केवल नमी लेता है। और एक मिट्टी की जांच करा के ऊपर से डालना पड़ता है, ये सफेद झूठ है। मिट्टी जमीन में जो जिस पोषक तत्वों की जरूरत होती है उनका भंडार जमीन में भरा पड़ा है, लेकिन वो जड़ों के अनुरूप नहीं है। अनुरूप करने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं और सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन और मल्टीप्लाई करने का काम देसी गाय का गोबर गूंथ करता है। केमिकल फर्टिलाइजर तो वो खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर एक दुर्भाग्य देखिए आप, जो हम जैविक और रासायनिक खेती की जो बात करते हैं, आज के दिन इन्होंने एक हवा खड़ा किया इस आधुनिकता ने कि पूरी दुनिया में दो जो एग्रीकल्चर पद्धतियां प्रचलित हैं। एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? एग्री मानी सहमत, कल्चर मानी रिवाज, रीति रिवाज। ऐसा रिवाज जिससे धरती के सब जीव सहमत होने चाहिए। क्या इनके एग्रीकल्चर के रिवाज से सब सहमत है? जीव तो रोज मर रहे हैं। तो रसायन है ही अपराध जिससे पूरे धरती के जीव सहमत नहीं हो। ऐसी कोई एग्रीकल्चर व्यवस्था देश और दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। तो इन्होंने उससे तो बस नष्ट कर दिया। फिर ये जैविक के नाम से एक अलग फंडा लाए। ये दोनों ही शब्द, जैविक और रसायन, दोनों की दोनों व्यवस्थाएं भारतीय पद्धति की नहीं है। ये नाम ही हमारे नहीं है, ये विदेशी लोगों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है और वो मनुष्य ने किया है। हमारी जो कृषि प्रधान देश रहा, दुनिया का सिरमौर रहा, इनको इन अज्ञानियों ने उन मनुष्य के द्वारा पोषित और पल्लवित व्यवस्था पकड़ाने का काम किया, वो अपराध है। हमारी व्यवस्था, हमारी कृषि का वैज्ञानिक सबसे बड़ा 16 कला का अवतारी पुरुष, धरती का श्रेष्ठ अवतार भगवान कृष्ण स्वयं है। हमारी खेती की संरचना उसने की है। उनके बड़े भाई आज भी किसानों के देवते हैं, बलराम भगवान, वो हमारे आराध्य हैं। तो उनकी शरण में नहीं जाकर के हम विदेश की शरण में क्यों जा रहे हैं? सरकारें क्यों भटक रही हैं? क्योंकि उस व्यवस्था में भ्रष्टाचार है और इस देश के सभ्य लोगों को भ्रष्टाचार चाहिए क्योंकि वो पनपने चाहिए। और हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए उसको लागू करने में इनको दिक्कत आ रही है। बहुत क्लियर कह रहा हूँ मैं। और सरकारों की नीयत ठीक नहीं है। वो भ्रष्टाचार को प्रमोट से कोई भी सरकार आए, ज़्यादा कोई बेसिक फर्क पड़ने वाला नहीं। मोदी जैसे योद्धा आते हैं तो उनकी बहुत सारे झुंड उनकी चलने नहीं देते हैं क्योंकि वो संगठित गिरोह हैं। तो मैं मोदी साहब से आज भी आपके माध्यम से, सुनने वालों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस देश को केवल बचा सकता है किसान।
इस देश को सिरमौर बना सकता है किसान, सब समस्याओं से मुक्ति दे सकता है किसान, और किसान को बचाएगी धरती और धरती को बचाएगी गाय। ये इस देश के समझ में आ जाना चाहिए। जी। देश गांव से बना है और गांव गाय से बना है। इस देश के जब तक गाय नहीं समझ में आएगी तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक बात जो बता रहा हूँ आपने कभी नहीं सुनी होगी जी। और कभी सोशल मीडिया पे आई भी नहीं है। मैं दुनिया के तमाम साइंटिस्टों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज के डॉक्टर और साइंटिस्ट सब कहते हैं ना कि शरीर में रोग होता है, उसकी सर्जरी, इलाज, ऑपरेशन, दवाई, दारू सब शरीर की करते हैं। ये झूठ है। मेरा चैलेंज है, शरीर में कोई रोग होता ही नहीं है, कोई रोग शरीर में नहीं होता। इसके पास मेरे पास में इकट्ठे प्रमाण है। नहीं, ये कैसे संभव है? रोग शरीर में नहीं होता है। अच्छा। हाँ, आप एक अभी तय कर लें आप कि मैं बीमार हूँ, और 2 दिन आप इसको सोचते रहेंगे मैं बीमार हूँ, फिर 4 पाई पे आ जाएंगे। फिर आप सोचें मैं बीमार हूँ, फिर आप कुछ छोटी मोटी दवाई लेंगे, फिर बीमार हूँ, ऐसा करते रहें आप, तो आप धीरे धीरे आपको बीमारी ने घेरना शुरू कर देगा। और फिर ये मान लें आप कि मैं ठीक नहीं हो सकता, आपको दुनिया का कोई भी डॉक्टर, साइंटिस्ट ठीक कर दे तो मेरी गारंटी। और आप मान लीजिए कि नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका, फिर कोई बीमारी नहीं है आप। हाँ, लेकिन आपकी इस बात से बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे। मैं बताता हूँ तर्क मैं जी। आपको 2 तरीके से, बहुत सीधे से मैं मानता हूँ। रशिया के साइंटिस्टों ने सोशल मीडिया पे बात पड़ी हुई है। साइंटिस्टों ने एक अनुसंधान किया, एक सजा याफ्ता व्यक्ति को अपनी लैब में लेके आए, कालदार सांप से उसको डसाया, आंखों पे पट्टी बांध कर, और पट्टी खोली तब सामने चूहा छोड़ दिया। उस आदमी का बाल भी बांका नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर आंखों पे पट्टी बांधी, चूहे से कटवाया, सामने कालदार सांप छोड़ दिया, पट्टी खोली, केवल वो आदमी मरा नहीं, मरने के बाद उसका शरीर नीला पड़ गया, कालदार का जहर उसमें आ गया। ये विज्ञान सम्मत है। क्या था वो? मेरे पास में पिछले दिनों एक नौजवान आया और उसके 80 घाव थे शरीर में। वो कह रहा मैं लेटे लेटे ऐसे देखता तो खून की रस्सी की पिचकारियां उठती थी। मैंने सोते सोते आपकी वीडियो देखे, मुझे जीवन जीने की प्रेरणा मिली, प्रेरित होकर के, और मैंने फिर अपना इलाज खुद शुरू किया। आज मेरे 80 घाव के खड्डे तो पड़े हैं, लेकिन फुंसी भी नहीं है, सब गाड़ी घोड़े सब चलाता हूँ, सब काम करता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि पैर कटवा, हाथ कटवाए, फला कटवाए, मैंने कहा कुछ नाखून भी नहीं कटाऊंगा तुमसे। तो उसका मनोबल था। उसने कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद तय कर लिया कि मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इच्छा शक्ति बस पैदा कर लीजिए घाव अपने आप। भाई आप अपनी पत्नी को, बच्चों को सबसे रस नहीं करते हैं, 3 दिन मान लो कि ये ठीक नहीं है, चौथे दिन दुनिया में सबसे बेठीक वही हो जाएगा। तो खेल टोटली मन का है। आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो समस्या और अभावग्रस्त नहीं है? कभी समस्या और अभाव को आपने किसी के घर में बैठे देखा है, चलते फिरते देखा है? बस दिमागी है, मन में है, दिमागी उपज है। दुनिया में सब चीज का इलाज हो रहा है, इस ब्रह्मांड में कोई मन का इलाज नहीं कर रहा है। मन के जीते जीत है, मन के हमने हार यहाँ है। मन का इलाज करने की क्लासरूम बनाया है। इस देश का दुर्भाग्य उस दिन शुरू हुआ जिस दिन कपड़े, खाने की वस्तु और पौधे लोग सुंदरता से लाने लगे, जबकि गुणवत्ता से आनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कहा मोटा पैरो मोटा खाओ। अब मुझे समझ में नहीं आया था कि ऐसा इन लोगों ने षड्यंत्र किया है, स्टेटस सिंबल बना दिया गर्मी इस 48-50 के टेम्पर में जूते पहनने को। ये कौन सा विज्ञान है भाई? किसने सिखाया? कब सीखे? खड़ा खाना बनाना हमें किसने सिखाया? जी। हमारी परंपरा में खड़ा खाना बनाने की परंपरा थी क्या? खड़े होके खाना, ना खड़े होके बनाना, सब काम खड़े होके। न हमें बैठ के खाना आता, न हमें खाना बनाना आता। औरतों का 2 चीजें सबसे बड़ी मौत है, खाना खड़ा बनाना और ये कम्बोर्ड लेटरिन बाथरूम। ये हमारे यहाँ जो बीमार ग्रस्त लोग होते थे ना, जो बैठ नहीं सक पाते थे, जो किसी तरह से बीमारियों से ग्रस्त हो जाते थे, उनके लिए कुर्सी लगा करके बैठने की व्यवस्थाएं बड़े लोगों में होती थी। जी। बाकी तो हमारे यहाँ इस तरह से बैठ के टॉयलेट बात करने की परंपरा किसी कालखंड में थी ही नहीं। जी। ये सब चीजें षड्यंत्र पूर्वक आई है। बिल्कुल। इनको हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लकड़ी की टेबल टूटती है तो रिपेयरिंग लकड़ी से करते हो, मिट्टी से नहीं कर सकते, करोगे तो डैमेज हो जाएगी। तो मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बना है, ये डैमेज होता है, इस सिस्टम में लूज होता है, तो इसकी रिपेयरिंग 5 तत्व से करनी चाहिए।
और पंच तत्व का रोज इस्तेमाल होना ही चाहिए। आपके पैर में मिट्टी का स्पर्श होना ही चाहिए। सूर्य की रोशनी आपकी बॉडी को मिलनी ही चाहिए। टॉयलेट, बाथ, भोजन का पकाना और भोजन का खाना इस देश की परंपराओं में हवा और सूर्य की साक्षी में होते थे, आज होते हैं। तो फिर सर पे तांडव नृत्य कर रहा है। 365 दिन में 25 पैसे की गोली दवाई जानता ही नहीं। 52 का 53 भी होता है, अटखेलियाँ करते हैं। इस धूप में भी काम करता हूँ और -5 में भी करता हूँ। कई बार मन में विचार होता है कि 1-2 दिन लाग जाए ना तो थोड़ा गुण आराम कर ले, देखो अभी नसीब को नहीं। ये तो प्रकृति का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। नहीं, ये प्रकृति के आप साथ रहोगे तो स्वतः आशीर्वाद है, लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी बातें सुन रहे थे, सुंदर बातें कि हमारे अंदर भी सकारात्मकता का एक स्रोत जागृत हो गया, तो देश के युवाओं को जो वापस अपनी जड़ों पर जाना चाहते हैं, अपने जो पुराने घर थे उनको देखना चाहते हैं, अपनी पुरानी खेती को संभालना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में भी कशमकश है कि क्या ये उनका जो मॉडल है सक्सेस हो पाएगा या नहीं, वापस उनके गाँव में लौटना सक्सेस हो पाएगा नहीं, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक सार में बताएं उनको। एक सार में मैं देश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप कितनी भी बड़ी डिग्रियां लें, कितने भी बड़े आदमी बने, रोज हवाई जहाज में उड़े, चांद पे प्लाट कटाएं, मैं इसका समर्थक हूँ। लेकिन आपको पेड़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पेड़ टहनियाँ बदलते हैं, पत्तियाँ बदलते हैं, रूट्स नहीं बदलते। हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे रीति रिवाज और हमारी व्यवस्थाएं, उनमें सब में विज्ञान है। उनका अध्ययन करें, उनमें जो है उनको धारण करें। अब आपको एक बात बताता हूँ, आज जो सबसे बड़ी जो मूल समस्या युवाओं में वो 2 बातों के लेके है। एक तो मनोबल, मन जो है कमजोर हो गया, शक्तिहीन हो गए। अब शक्ति किसके पास है ये पता नहीं। हमारे यहाँ जो देश में गर्दन कटने के बाद जो योद्धा लड़े वो ओडी और बुलेट पे बैठ के लड़े गया। किस पे बैठे थे? घोड़े पे बैठे, हाथी पे बैठे, घोड़े पे बैठ के लड़े। गर्दन कटे हुए जितने लोग हैं, एक भी हाथी पे बैठ के नहीं लड़े। अच्छा, सब घोड़े पे लड़े, युद्ध लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि घोड़े से शक्ति मिली हो। तो शक्ति किसके पास? और किसको नापते हैं? घोड़े से, हॉर्स से नापते हैं ना पावर जी। तो शक्ति किसके पास? घोड़े के पास। घोड़े के पास आप पास ही नहीं जाते, तो आप में सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आएगी? इसलिए मैं प्रत्येक नौजवान से अपील करता हूँ कि वो अपने जीवन में और कुछ करें न करें, घोड़े की घुड़सवारी जरूर सीखें। सकारात्मक ऊर्जा का भंडार, शक्ति का भंडार वहाँ है, उससे ले लीजिए। जिसके पास जो है उससे नहीं लोगे तो नहीं मिलेगी। फिर शक्ति के साथ में आप में भक्ति भी आनी चाहिए, और भक्ति का भंडार गाय है, उसका प्रतीक गाय है। उसकी शरण में नहीं जाओगे तो रोज राम राम कर लो, एक टांग पे तपस्या कर ले, रोज भगवान से बात कर ले, जाना नरक ही पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ग की द्वार पहली सीढ़ी गाय है। गाय किसी जाति, पंथ, धर्म की बपोती नहीं है, ये मानव सभ्यता और सृष्टि की रचयिता है। इसलिए गाय किसी भी कालखंड के व्यक्ति को हर वक्त समझनी चाहिए। ये संपूर्ण विज्ञान है। सर्वांगीण विकास का 2 ही स्रोत है, भक्ति और शक्ति। भक्ति का प्रतीक गाय है, शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। हमारे जितने अवतारी पुरुष पैदा हुए हैं, जितने भगवान पैदा हुए हैं, वो भक्ति और शक्ति की शरण में रहने वालों के घर में ही पैदा हुए हैं, ब्रेन वालों के यहाँ नहीं हुए जी। तो आशा करते हैं ये शानदार वीडियो हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी, और भक्ति और शक्ति का जो संगम बताया, तमाम तरीका बताया कांसिक निर्वाण जी ने कि जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो आपका शरीर है, जो पंच तत्वों से बना है, इसका इलाज इन्हीं पंच तत्वों में है। तो आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, तमाम तरक्की की दौड़ में आप आगे बढ़ रहे हैं, इन कंक्रीट के जो जंगल हैं इनकी ओर आप सोच रहे हैं कि ये तरक्की है, ये विकास है, तो उससे हटें। इस तरीके के जो जगह हैं जहां पर आके सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, इसकी अनुभूति हमने स्वयं की। तमाम पहले भी हमने ऐसी वीडियोस बनाई हैं निर्वाण जी के इस आश्रम में आके, या इनके जो पूरा ये जगह है यहाँ पर आके, जोर की धाणी। तो आप भी जब भी मौका मिले, राजस्थान में जब भी आपका आना हो, तो यहाँ पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको अनुभव मिलेगा प्रकृति से जुड़ने का, शांति का, एक सकारात्मक ऊर्जा का। ऐसे तमाम वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।